का संचालन या राज्य के प्रशासन के संबंध में विचार दिया था, क्योंकि कोई भी जो विचारक होता है वो तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होता ही होता है और उसके विचार उस परिस्थितियों के अनुसार ही निकलते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रीफ रूप में कौटिल्य के जीवन परिचय के संबंध में देखेंगे और उस समय के वातावरण या तत्कालीन परिस्थितियों को जानने समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति का उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया और राज्य किन परिस्थितियों में वर्तमान समय में जो प्रचलित है वो किन परिस्थितियों में आया, इसके संबंध में देखेंगे। फिर कौटिल्य ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात की है। उन्होंने 7 अंगों की बात की है, जिन 7 अंगों के आधार पर राज्य का संचालन किया जाएगा और उसके अंग होंगे। फिर राज्य के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ कौटिल्य ने एक राज्य दूसरे राज्य के साथ कैसे अपने संबंधों का संचालन करेगा, इसके संबंध में भी विस्तृत रूप में अपने मंडल सिद्धांत में दिया गया। मंडल सिद्धांत एक प्रकार से देखा जाए तो कौटिल्य का जो वर्तमान समय में विदेश नीति कहते हैं, उस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि मंडल सिद्धांत के अंतर्गत ही एक राज्य दूसरे राज्य के संबंध में कैसे शासन व्यवस्था को संचालित करेगा, इसका भी विचार कौटिल्य ने दिया है। साथ में कौटिल्य ने एक राज्य में वित्तीय प्रशासन कैसे चलेगा, कौन से स्रोत होंगे जिससे कि राज्य पैसा अपने कोष में लाकर जमा करेगा, तो इस प्रकार से टैक्स प्रणाली कैसे सिस्टम काम करेगी, उसके संबंध में भी कौटिल्य ने अपने विचार दिए। फिर कौटिल्य का जो सोसाइटी का एक प्रकार से उनका जो अंडरस्टैंडिंग था, उसके अकॉर्डिंग उनका मानना था कि भ्रष्टाचार को किसी भी समाज से समाप्त नहीं किया जा सकता है और सभी समाजों में भ्रष्टाचार विद्यमान रहा है। यद्यपि भ्रष्टाचार को कम या ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन हर समाज में भ्रष्टाचार विद्यमान रहा है। तो इस संबंध में क्या कौटिल्य ने विचार दिया है, हम उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ कौटिल्य ने राज्यों के संचालन के लिए षड्गुण नीति भी दिया है। तो हम अपने इस प्रशासनिक चिंतन के अंतर्गत कौटिल्य के षड्गुण नीति को भी देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए अब सबसे पहले देखते हैं कौटिल्य का जीवन परिचय। कौटिल्य का जो एक प्रकार से देखा जाए तो उस समय का जो मुख्य विचार था, जिसको श्लोकों में हम समझते हैं कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजा नाम च हिते हितम नाते प्रियम हितम राज्ञ प्रजा नाम तो हितम प्रिय। ये विचार कौटिल्य के सभी विचारों का एक प्रकार से देखा जाए तो स्रोत था। उसका मानना था कि राजा को प्रजा के हित में ही हमेशा सोचना चाहिए, उसके सारे कार्य जो हैं वो प्रजा के हित को ध्यान में रखकर ही किए जाने चाहिए। तो कौटिल्य का इस विचार पर आधारित जो समाज का गठन करना होता है, उनका एक प्रकार से मुख्य उद्देश्य था। और उस समय जब कौटिल्य का जीवन परिचय में हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि कौटिल्य का जन्म के लेकर बहुत ही किस सन में हुआ, उसको लेकर बहुत ही विवाद की स्थिति है। कुछ विचारक उनका जन्म 380 ईसा पूर्व मानते हैं, तो कुछ 360 ईसा पूर्व मानते हैं, लेकिन बहुत सारी किताबों में हम एक प्रकार से प्रमाण के रूप में उनका जन्म हम 350 ईसा पूर्व मानते हैं। और तत्कालीन समय में नंद वंश का एक प्रकार से पतन हो रहा था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो रही थी। और मौर्य साम्राज्य की इस स्थापना में कौटिल्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कौटिल्य ने अपनी जो उनकी मुख्य पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें पूरा अपने समाज के इतिहास के बारे में उन्होंने लिखा और ये अर्थशास्त्र में उन्होंने दर्शाया कि कैसे एक राज्य को अपनी राजनीतिक व्यवस्था का संचालन किया जाना चाहिए। अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने 15 अधिकरणों में विभाजित किया था और इन 15 अधिकरणों में जो पहला, दूसरा, पांचवा और छठवां उपकरण था, वो प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर उसमें श्रेष्ठ रूप से हम विचार देख सकते हैं। अर्थशास्त्र में जो अर्थ का तात्पर्य है वो जीवन के लिए जो सबसे आवश्यक वस्तुएं हैं, किस प्रकार से जीवन का हम संचालन कर सकते हैं, इसके संदर्भ में। इसके साथ साथ कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में
प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर रहे थे। तो इन सारी परिस्थितियों में कौटिल्य ने अपना विचार दिया था। कौटिल्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के समय उस समाज की प्रशासनिक व्यवस्था में क्या स्वरूप था उसको भी दर्शाने का प्रयास किया है। कौटिल्य ने यह बताया है कि तत्कालीन समय में एक प्रकार से केंद्रीकरण की व्यवस्था थी, पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम काम करता था और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से व्यवस्था का संचालन किया जाता था और ये सारे सिस्टम कुछ नियमों और कुछ सिद्धांतों पर आधारित होते थे और वो सारे सिद्धांत कहीं ना कहीं गुड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लाया जाए सोसाइटी में, इसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो जहां कौटिल्य सैद्धांतिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वहीं अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से भी देखें, व्यवहारिक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें, तो भी कौटिल्य का सिद्धांत या कौटिल्य का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। क्योंकि जब तक कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक नहीं लिखी थी, तब तक यूरोपीय चिंतक या यूरोपीय विचारक भारतीय प्रशासनिक चिंतन को पूर्णतया इग्नोर करते थे। उनका मानना था कि प्रशासनिक चिंतन जो है वो यूनान सेंट्रिक है या यूरोपीय देशों से ही आ सकता है। भारत के चिंतन को वो आध्यात्मिक चिंतन के रूप में देखते। उनका मानना था कि भारतीय लोगों का प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जैसे ही कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने शासन कला के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया, तब जाकर सभी विचारक भारतीय प्रशासनिक चिंतन को भी गंभीरता से लेने लगे और यह मानने को बाध्य हुए कि प्लेटो अरस्तु से पूर्व भी भारतीय विद्वानों के द्वारा प्रशासनिक चिंतन पर विचार किया गया था। तो ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक निकल के आई थी, इस अर्थशास्त्र पुस्तक में हम देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें दिए गए। अर्थशास्त्र की अगर हम प्रमुख विशेषताओं की बात करें, तो अर्थशास्त्र पुस्तक एक प्रकार से देखा जाए तो राज्य शासन के संचालन के लिए एक प्रकार से मार्गदर्शक ग्रंथ बनकर सामने आया और इस अर्थशास्त्र की किताब के बाद ही राज्य की जो संप्रभुता या राज्य की जो सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया गया और इसको समाज में एक प्रकार से प्रतिपादित किया गया और उसको लोगों का राज्य की संप्रभुता पर विश्वास भी हुआ। इस पुस्तक के माध्यम से ही राजनीति शास्त्र को धर्मशास्त्र के बंधन से मुक्त भी किया गया और पहले जो राजा धर्महित पर आधारित शासन व्यवस्था थी, उसके स्थान पर लोकहित की बात की गई और यह कहा गया कि राज्य के संचालन का मुख्य उद्देश्य लोकहित होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत हित होना चाहिए। इसके बाद इस पुस्तक में सिद्धांतों पर कम बल दिया गया, बल्कि व्यवहार पर अधिक बल दिया गया कि व्यवहार में कैसे हम प्रशासन को महसूस करें, कैसे भ्रष्टाचार के ऊपर नियंत्रण लगाया जा सकता है, कैसे टैक्स व्यवस्था से राज्य के कोष में भी वृद्धि की जा सकती है और कैसे जनता के ऊपर भी ज्यादा करों का बोझ न हो। इन सारी चीजों को हमने व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अर्थशास्त्र तत्कालीन समय में प्रशासनिक व्यवस्था पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ निबंध था या पुस्तक थी। तो आइए देखते हैं कि इस अर्थशास्त्र पुस्तक में राज्यों की उत्पत्ति या राज्यों के कैसे समाज में अस्तित्व में आया उसको देखते हैं। तो इसमें कहा गया कि राज्य जो है वो मानव जीवन की एक प्रकार से कल्याणकारी संस्था है जो कि समाज में सुव्यवस्थित जीवन यापन करने में के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में सामने आया।
यद्यपि यह भी कहा गया कि इस पुस्तक में राज्य की उत्पत्ति का कोई क्रमबद्ध सिद्धांत नहीं दिया गया, बल्कि यह विचार दिया गया कि जो राज्य की उत्पत्ति है इसका आधार संविदा या सामाजिक समझौता है। इसके पीछे कारण यह था कि तत्कालीन समय में जो अधिकारों का आधार था वो शक्ति था। जो जितना शक्तिशाली होता था वो उतना ज्यादा अधिकारों को एक प्रकार से इंजॉय करता था, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत प्रचलित था, या फिर कह रहे हैं कि मत्स्य न्याय जैसी स्थिति थी। मत्स्य न्याय का कॉन्सेप्ट कहता है कि मतलब जल में जो बड़ी मछलियां होती हैं वो छोटी मछलियों को अब निगल जाती हैं, या बड़ी मछलियों के अकॉर्डिंग ही तालाब का पूरा जो नियम कानून है वो संचालित होता है। तो इसी स्थिति से त्रस्त आकर मनु ने अपना एक राजा नियुक्त किया, और इस प्रकार से राज्य को एक मनुष्य निर्मित संस्था है जो मनुष्यों द्वारा प्राकृतिक अवस्था की असहाय अराजक स्थिति से मुक्ति और सुरक्षापूर्ण सुव्यवस्थित समाज व्यवस्था के लिए किया गया था। तो इस सिद्धांत के अनुसार राजा का जो प्रमुख कार्य है वो प्रजा की सुरक्षा और सुव्यवस्था स्थापित करने का है। तो ये तो हो गया आपका जो कौटिल्य के तत्कालीन समय में जो राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत प्रचलित था उसके संदर्भ में। लेकिन कौटिल्य ने अपने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के कौन कौन से महत्वपूर्ण 7 अंग हैं जिसके माध्यम से राज्य अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करता है, और कौटिल्य कहता है कि इन अंगों में से अगर कोई भी अंग ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो राज्य की व्यवस्था को सही प्रकार से संचालित नहीं किया जा सकता है। तो आइए अब देखते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण 7 अंग थे जिसके माध्यम से राज्य के पूरा संचालन का जिम्मेदारी कौटिल्य ने उन पर दे रखी थी। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है स्वामी। स्वामी की तुलना कौटिल्य ने मनुष्य के मस्तिष्क से की। जिस प्रकार पूरा मनुष्य का शरीर मनुष्य के मस्तिष्क के अकॉर्डिंग निर्धारित होता है, उसका पूरा वर्क मस्तिष्क निर्धारित करता है, उसी प्रकार से एक राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए स्वामी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वो पूरे शासन प्रणाली की धुरी होता है, और अगर स्वामी अगर योग्य नहीं है तो किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का सही प्रकार से संचालन नहीं किया जा सकता है। तो चूंकि एक योग्य स्वामी बहुत ही आवश्यक है राज्य के लिए, इसलिए कौटिल्य ने स्वामी के कुछ गुण भी बताए हैं कि किन गुणों से युक्त व्यक्ति को ही स्वामी बनाया जाना चाहिए या राजा बनाया जाना चाहिए। तो इसके लिए कौटिल्य ने सबसे पहला जो गुण बताया, उनका मानना था कि जो स्वामी हो वो उच्च कुल में जन्मा हुआ हो। इसके साथ साथ वो दूरदर्शी हो, वो अपने समाज की तत्कालीन आवश्यकताओं को तो समझता ही हो, साथ में भविष्य में समाज किस दिशा में जा सकता है उसको भी देखने और समझने की क्षमता उसके पास होनी चाहिए। साथ में वो कहता है कि समाज में कुछ लोग गुणीजन होते हैं जिनके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं। तो जो स्वामी हो उसको सभी व्यक्तियों के अंदर उन गुणों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्वामी अपने व्यक्तियों के अंदर गुणों की क्षमता को नहीं पहचान पाएगा तो वो उनसे किस प्रकार का कार्य लिया जाना चाहिए ये क्षमता उसके पास नहीं आ पाएगी। इसलिए स्वामी का महत्वपूर्ण एक प्रकार से योग्यता मानते हैं कि उनको
तत्कालीन समय में मनुष्यों को समझने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित बातें की हैं। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अंग है मनु के अनुसार, वो है अमात्य। अमात्य या मंत्री जिसको कहते हैं। कौटिल्य का मानना था कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी गाड़ी अगर एक पहिया उसका खराब हो जाए तो गाड़ी ठीक प्रकार से नहीं चल सकती है। तो इसलिए ही कौटिल्य का मानना था कि स्वामी को अपना अमात्य भी एक योग्य व्यक्ति को ही रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले किसी भी व्यवस्था का संचालन नहीं कर सकता है। जैसे गाड़ी का एक पहिया अगर अनुपयुक्त हो तो दूसरे की सहायता के बिना वो अनुपयुक्त हो जाता है। उसी प्रकार राजा भी अमात्य की सहायता के बिना शासन व्यवस्था का संचालन ठीक प्रकार से नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर हम वर्तमान समय से भी इसकी तुलना करें तो किसी भी शासन व्यवस्था में, चाहे वो संसदात्मक शासन व्यवस्था हो या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था हो, उसमें एक मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है। उसी के अकॉर्डिंग राज्य की संचालन व्यवस्था को में कौन सी नीतियां अपनाई जाएंगी, कौन सी नीतियां जनता के लिए बेहतर हो सकती हैं, एक कैबिनेट तय करता है। तो उसी प्रकार कौटिल्य ने भी स्वामी के लिए यह आवश्यक बताया कि उसके पास एक अमात्य की टीम होनी चाहिए, जो टीम उसके साथ शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए मदद कर सके। तो चूंकि एक महत्वपूर्ण अंग है राज्य का, इसलिए कौटिल्य ने अमात्य की भी योग्यता बताई है। उनका मानना था कि जो अमात्य हो वो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, और स्वामी को यह विशेष ध्यान देना चाहिए कि इसमें वो अमात्य को चुनते समय योग्यता का विशेष ध्यान दे। परिवारवाद या फेवरेटिज्म नामक चीजों से प्रभावित हुए बिना योग्यता को आधार बनाकर अमात्यों की चुनना चाहिए। अमात्य की संख्या कितनी हो, इसका निर्धारण कौटिल्य ने राजा पर छोड़ दिया है। वर्तमान समय में जहां हम देखते हैं कि वो भारत के संदर्भ में देखें तो 15% है, लेकिन कौटिल्य ने तत्कालीन समय में अमात्यों की संख्या के लिए राजा के ऊपर छोड़ दिया कि कितने उनके अंग होंगे, कितने उनके सदस्य होंगे। इसके साथ साथ जो तीसरा इंपॉर्टेंट अंग है सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत, वो है दुर्ग। हम देखते हैं कि कौटिल्य ने दुर्ग के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से बताया है, क्योंकि उनका मानना था कि जो दुर्ग है वो दोनों प्रकार से राज्य के संचालन में सहयोग करता है। अगर राजा को आक्रमण करना है तो भी दुर्ग की आवश्यकता महसूस करता है वो, या फिर राजा को अगर अपनी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाना है तो भी दुर्ग की आवश्यकता महसूस होती है। इसलिए दुर्ग को एक राज्य के अंग के रूप में कौटिल्य ने बताया है, और उन्होंने दुर्ग के 4 प्रकार भी बताए हैं। इसमें पहला दुर्ग है औदिक दुर्ग। इन्होंने इसको सुरक्षा की दृष्टि से बोला था कि जो औदिक दुर्ग होगा ये नदियों से घिरा होगा और वो टापुओं के बीच में होगा। दूसरा इन्होंने बताया था पर्वत दुर्ग। राजा की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर उन्होंने पर्वत दुर्ग की बात की। उन्होंने बोला कि जो पर्वतों के मध्य में दुर्ग की स्थापना की जाएगी, ताकि अगर कोई विरोधी आक्रमण करना चाहता हो तो उसको राजा तक पहुंचने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़े, और अगर दुर्ग पर्वतों पर ऊपर की तरफ होंगे तो ऊपर से हमला करने में भी आसानी होगी और नीचे से विरोधी सेना को ऊपर जाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जो तीसरे प्रकार की दुर्ग की बात करते हैं
वो है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग मरुस्थलों के मध्य स्थित होता है। और जो चौथा दुर्ग है वो वन दुर्ग, या झाड़ियों और दलदलों के बीच में इसका निर्माण करने की बात कौटिल्य करते हैं। तो इस प्रकार दुर्ग के रूप में तीसरे महत्वपूर्ण अंग की चर्चा कौटिल्य करते हैं। जो राज्य का चौथा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है कोष। कौटिल्य का मानना था कि राजा को हमेशा कोष में वृद्धि करते रहना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि राज्य की जो गतिविधियों का आधार होता है वो कोष होता है। अगर राज्य कोष खाली हो जाएगा तो राज्य की संचालन व्यवस्था बहुत ही गंभीरता पूर्वक प्रभावित हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक टैक्स सिस्टम की बात करते हैं। वो कहते हैं राजा को एक न्यायपूर्ण कर प्रणाली विकसित करनी चाहिए, और जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको उसकी योग्यता के अनुसार कर लगाया जाना चाहिए। और इसी के अंतर्गत उन्होंने कृषकों से जहां 1/6 भाग कर के रूप में लेने की बात की, व्यापारियों से 1/10 भाग कर के रूप में लेने की बात की, वहीं अगर कोई व्यक्ति पशु व्यापार में निहित है तो उससे 1/50 भाग कर के रूप में लेने की बात वो करते हैं, ताकि राज्य के कोष में या राज्य के बजट निर्धारण करने में एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। जो पांचवा महत्वपूर्ण तत्व है राज्य के अंग के लिए वो है मित्र। कौटिल्य का मानना था कि राजा को अपने कुछ मित्रों को बनाए रखने की बात करते हैं। उनका जो मंडल सिद्धांत है वो इसी पूरे मित्रवत व्यवहार के लिए है। कौटिल्य का मानना था कि राज्य की प्रकृति या राज्य की प्रगति को एक प्रकार से अच्छे प्रकार से संचालित करने के लिए मित्रों की आवश्यकता होती ही होती है, क्योंकि कोई भी राज्य अपनी संपूर्ण व्यवस्था का संचालन अपने स्वयं के बल पर नहीं कर सकता, बल्कि उस दूसरे राज्यों की भी आवश्यकता होती ही होती है। इसलिए उसको दूसरे राज्यों के रूप में मित्र बनाए जाने चाहिए, क्योंकि अगर वो मित्र नहीं बनाएगा तो यद्यप कभी अगर कोई दूसरा राज्य उसके ऊपर आक्रमण करेगा तो ऐसी परिस्थिति में उसको लिए कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। जो छठा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है राज्य के अंग के अंतर्गत वह है दंड। कौटिल्य ने दंड की भी व्यवस्था की हुई है सिविल लॉ के अंतर्गत, और दंड विधि के अंतर्गत वो कहते हैं कि अगर राज्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके लिए राजा को दंड की भी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अगर राजा समाज में भय की स्थिति थोड़ा नहीं पैदा करेगा तो उससे राज्य में एक प्रकार से अराजकता की स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। जो अंतिम तत्व के रूप में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य बात करते हैं वो उनका जनपद है। जनपद के अंतर्गत इसमें भी उन्होंने दो तत्वों की बात की, पहला जनता और दूसरा भूभाग। इन्होंने जनता की संख्या को आधार बनाते हुए और गांवों की संख्या को आधार बनाते हुए उसके भी 4 प्रकार बताए। जैसे अगर 800 की जनसंख्या वाला कोई गांव है तो उसको इन्होंने स्थानीय नाम दिया, अगर 400 गांवों से युक्त है तो उसको इन्होंने द्रोणमुख नाम दिया, और 200 गांवों से युक्त अगर है तो उसको खारविक इन्होंने नाम दिया, और 10 गांवों से युक्त है तो उसको इन्होंने संग्रहण नाम दिया। तो एक प्रकार से जैसा कि वर्तमान समय में भी हम राज्य की विशेषता के अंतर्गत जनता और भूभाग, सरकार और संप्रभुता के तत्वों को देखते हैं, तो इसका एक बहुत ही पहले रूप कौटिल्य ने अपने राज्य के सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से ही दर्शाने का प्रयास किया था, और कहा था अगर इन 7 अंगों में सामंजस्य स्थापित होगा
तो राज्य का प्रशासन चलाने में बहुत ही सहजता की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंगों की, जिसके माध्यम से कौटिल्य ने राज्य की संचालन व्यवस्था को सहज रूप से चलाने का प्रयास किया था। इसके बाद कौटिल्य का यह मानना था कि राज्य का तो एक प्रकार से ये आंतरिक व्यवस्था कैसे संचालित होगी, इसके लिए उन्होंने ये राज्य का सप्तांग सिद्धांत दे दिया और इन 7 अंगों में सामंजस्य की बात की। लेकिन एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ कैसे संबंध बनाए जाने चाहिए, इसको लेकर भी कौटिल्य ने बात की है। और कौटिल्य ने इसकी बात अपने मंडल सिद्धांत के अंतर्गत किया है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत एक प्रकार से एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ किस प्रकार शासन व्यवस्था का संचालन करना चाहिए, इसको लेकर था। तो कौटिल्य ने राजा के अपने क्षेत्र को, या राजा जो दूसरे राज्य में अपना विस्तार करना चाहता था, उसके नाम दिया था उन्होंने विजिगसु। कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में 12 प्रकार के राज्यों की बात की थी। और जो राजा का अपना राज्य होगा, या जो राजा अपने सीमा क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है, उसको कौटिल्य ने विजिगसु नाम दिया था। तो कौटिल्य विजिगसु जो उसका है, वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो विजिगसु का जो पड़ोसी होगा, एक पड़ोसी को उन्होंने अरि नाम दिया और दूसरे पड़ोसी को उसने पार्सनिक ग्रह का नाम दिया। उनका मानना था कि विजिगसु को अरि की तरफ अपनी सीमा का विस्तार करना चाहिए, या फिर कौटिल्य ने यह कहा कि अगर विजिगसु को किसी ऐसे राज्य पर आक्रमण करना है जिससे कि उसका सीमा का विस्तार हो सके, तो वह राज्य अरि है। इसके पीछे उन्होंने कारण ये दिया कि अरि जो है वो विजिगसु से थोड़ा कमजोर है, जबकि पार्सनी ग्रह जो है उसका दूसरी तरफ जो पड़ोसी राज्य है वो ज्यादा शक्तिशाली है। चूंकि वह ज्यादा शक्तिशाली है, इसके कारण विजिगसु को पार्सनी ग्रह की तरफ आक्रमण करने की तुलना में अरि की तरफ आक्रमण करने का प्रयास करना चाहिए। जो अरि का पड़ोसी होगा, कौटिल्य के अनुसार वह विजिगसु का मित्र होगा, क्योंकि अरि का पड़ोसी है मित्र, इसलिए वो विजिगसु का मित्र होगा। इसी प्रकार मित्र का जो पड़ोसी होगा, उसको कौटिल्य ने, जो चौथे प्रकार का राज्य होगा, उसको कौटिल्य ने अर्य मित्र की संज्ञा दी है, क्योंकि ये मित्र का पड़ोसी है। तो मित्र का पड़ोसी अर्य का एक प्रकार से मित्र हो जाता है, क्योंकि वो मित्र का दुश्मन होता है। इसी प्रकार कौटिल्य ने जो 5वां प्रकार बताया, उसमें उन्होंने उसको मित्र मित्र की संज्ञा दी, क्योंकि यह अर्य मित्र का पड़ोसी है, इसलिए यह मित्र का मित्र होगा और विजिगसु का भी मित्र होगा, जो कि युद्ध में विजिगसु की सहायता करेगा। और जो छठे प्रकार के राज्य की बात की, वह अर्य मित्र मित्र है। अर्य मित्र मित्र का मतलब यह दुश्मन का मित्र होगा, क्योंकि यह मित्र मित्र का एक पड़ोसी राज्य है। तो एक प्रकार से दाहिने तरफ इस प्रकार के राज्यों की बात की, तो वहीं बाएं तरफ उन्होंने जो पड़ोसी है उसको विजिगसु की संज्ञा दिया, पार्सनिक ग्रह की संज्ञा दिया। पार्सनिक ग्रह शक्तिशाली है, इसलिए विजिगसु उसकी तरफ आक्रमण करने के बारे में नहीं सोचता है। कारण यह कि अगर वो उसके ऊपर आक्रमण करेगा तो उसके अपने राज्य के ऊपर संकट आ सकता है। लेकिन वह चूंकि पार्सनी ग्रह भी पड़ोसी ही है, इसलिए वह विजिगसु का शत्रु ही होगा। पार्सनी ग्रह का जो पड़ोसी राज्य है बाएं तरफ,
वह आक्रंद नाम देता है उसका कौटिल्य, और आक्रंद को विजुगुसु का मित्र मानता है क्योंकि वह पार्सनी ग्रह का शत्रु है। आक्रंद का जो पड़ोसी है उसको कौटिल्य ने पार्सनी ग्रह सार की संज्ञा दी है, और यह विजुगुसु का शत्रु होगा क्योंकि यह पार्सनी ग्रह का मित्र है। जो 10 प्रकार का राज्य उसको कौटिल्य ने आक्रंद सार का नाम दिया है, और आक्रंद सार भी एक प्रकार से विजुगुसु का मित्र होगा क्योंकि यह आक्रंद का मित्र है। तो ये 5 प्रकार के राज्य कौटिल्य ने दाहिनी तरफ बताए, जबकि विजुगुसु के बाएं तरफ उन्होंने 5 प्रकार के राज्य बताए। जो 11वां प्रकार का राज्य है वो मध्यम बोलता है, उसको संज्ञा देते हैं कौटिल्य। उनका यह मानना था कि ये जो मध्यम है यह भी बहुत ही शक्तिशाली है, और इस कारण से यह विजुगुसु और अरि दोनों से एक प्रकार से समान दूरी बनाए रखते हैं दोनों से, और ये दोनों उससे लाभ लेने का प्रयास भी करते हैं। जो 12वें प्रकार का राज्य है उसको कौटिल्य ने उदासीन की संज्ञा दी है क्योंकि यह राज्य उतना शक्तिशाली नहीं है, और यह व्यवस्था में सभी राज्यों के ऊपर निर्भर होता है। तो ये तो हो गया कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है, जिसके माध्यम से वो राज्य के कैसे बाह्य देशों से संबंध स्थापित हो इसको लेकर थे। इसके साथ साथ कौटिल्य ने षड्गुण सिद्धांत की बात की है कि एक राजा को अपनी व्यवस्था को संचालित करते समय या वह जब शक्तिशाली है तब कैसा निर्णय ले, या राजा की स्थिति अगर कमजोर है तब किस प्रकार की नीति को अपनाए, राज्य के संचालन के लिए किस देश से कब अपने लक्ष्यों को बदलकर किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इसकी बात उस कौटिल्य ने अपनी षड्गुण नीति के माध्यम से किया है। षड्गुण नीति एक प्रकार से देखा जाए तो व्यवहारिक रूप से व्यवहार में राजा को अपने निर्णय लेते समय कब किन परिस्थितियों को सामना करना चाहिए उसको लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत कौटिल्य ने दिया। जो षड्गुण नीति है इसमें वो 6 प्रकार की नीतियों को अपनाने की बात करते हैं। इसमें जो पहला सिद्धांत है वह है संधि। जो संधि का सिद्धांत है इसमें कौटिल्य कहते हैं कि संधि के अंतर्गत राजा को समझौते का रास्ता अपनाना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक जो कौटिल्य ने दिया, उनका मानना था कि चूंकि अभी राजा उतना शक्तिशाली नहीं है, और चूंकि इतना शक्तिशाली नहीं है इसलिए वह दूसरे राजा की शक्ति को अभी नष्ट करना उतना संभव नहीं है। तो चूंकि वह दूसरे राज्य को अभी नष्ट नहीं कर सकता है और दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करना उसके लिए अभी उतना उचित नहीं है, इसलिए राजा को उस दूसरे राज्य के साथ संधि करना चाहिए, और संधि तब तक ही करना चाहिए जब तक कि उसको विजय प्राप्त करना संभव ना हो। जैसे ही राजा को यह लगे कि वह शक्तिशाली हो गया है, वह दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने की स्थिति में है, तब वह संधि करने को मना कर देता है, और उसके बाद वह विग्रह की बात करता है। संधि जहां दो राजाओं के बीच समझौते के ऊपर है, वहीं विग्रह का अर्थ है युद्ध, लेकिन यह वास्तविक युद्ध नहीं होता है, बल्कि एक जो मजबूत राजा होता है
उसके द्वारा कमजोर राजा के ऊपर युद्ध के लिए रणनीति बनाने के लिए बस एक प्रयोग किया जाता है। विग्रह से पूर्व जो मित्र है, एक प्रकार से उसका भी सलाह विजयगुसु को लेना चाहिए। जब तक मंडल का मित्र राज्य राजा को अनुमति ना प्रदान कर दे, तब तक विजयगुसु को विग्रह नहीं करना चाहिए या युद्ध जैसी परिस्थितियों में नहीं जाना चाहिए। जो तीसरा सिद्धांत है सद्गुण नीति का, वह है यान। संधि हमने देख लिए, हम लोगों ने विग्रह देख लिया, और तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है यान। यान का अर्थ है वास्तविक आक्रमण या युद्ध अभियान से है। कौटिल्य का मानना था कि जब राजा को लगे कि वह उसने पूरी शक्ति हासिल कर ली है, वह युद्ध की जाने की परिस्थितियों में इस समय सबल है, और मित्र राज ने भी उसको सहमति दे दी है कि अब हम अपने शत्रु के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं और उसके विजय हासिल कर सकते हैं, तब यान जैसी परिस्थितियों को वह अपनाने की बात करता है, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो वास्तविक आक्रमण या युद्ध की प्रक्रिया से संबंधित है। ये तो हो गया युद्ध। उसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण तत्व है सद्गुण सिद्धांत का, वह है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक साथ दो भावों को लेकर चलना। इसके अंतर्गत कौटिल्य कहते थे कि राजा को एक राजा से संधि करना चाहिए और दूसरे राजा से विग्रह, अर्थात एक साथ युद्ध और शांति दोनों की परिस्थितियों को अपनाना चाहिए, और ऐसा करके उसको शक्ति अर्जित करना चाहिए। द्वैधी भाव एक प्रकार से देखा जाए तो दोहरे मानसिकता को राजा के अंतर्गत एक साथ लाने का प्रयास करता है कि एक साथ वो युद्ध जैसी परिस्थितियों को भी दिखाए और एक साथ शांति जैसी परिस्थितियों को भी विग्रह के माध्यम से करे। जो चौथा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है सद्गुण नीति का, वह है संश्रय। संश्रय शब्द का तात्पर्य है शरण लेना। ये एक प्रकार से देखा जाए तो राजा के लिए बहुत ही नकारात्मक स्थिति होती है। इसमें यह कहा गया कि जब राजा के पास दूसरे शत्रु को हानि पहुंचाने की क्षमता न हो और वह अपनी रक्षा करने में भी समर्थ न हो, तो उसे किसी बलवान राज्य की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। और इसके पीछे लॉजिक देते हैं कौटिल्य कि अगर वह किसी मजबूत राज्य का शरण में नहीं जाएगा, तो कोई भी दूसरा अन्य मजबूत राज्य उसके ऊपर आक्रमण कर कर उसको अपने में मिला लेगा। तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राज्य को बनाए रखने के लिए कौटिल्य ने संश्रय का सहारा लेने का सलाह विजयगुसु या राजा को दिया है। जो पांचवा सिद्धांत है सद्गुण नीति में, वह है आसन। इसके अंतर्गत अन्य राजाओं के प्रति उपेक्षा का भाव रखकर जब राजा शांत या चुपचाप बैठकर अपनी शक्ति में वृद्धि करता है, तो उसे आसन की स्थिति कहा जाता है। इसके अंतर्गत राजा को अपना शक्ति बढ़ाने के लिए एकांत में बैठकर किन किन रणनीतियों को अपनाया जाना चाहिए, ऐसा सोच विचार करना चाहिए, ताकि भविष्य में जब कभी युद्ध जैसी परिस्थिति का सामना करना हो तो वह पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो चुका हो। तो कौटिल्य ने अपने सद्गुण नीति के माध्यम से राजा को व्यवहार में कैसी
निर्णय लेने चाहिए और किन परिस्थितियों में अपने निर्णय को बदलना चाहिए, इसकी बात करते हैं। इसके साथ साथ कौटिल्य ने कोष के संबंध में या कर संबंधी विचार भी दिया है, जिससे कि किसी भी राज्य व्यवस्था के कर संचालन को ठीक प्रकार से संचालित किया जा सके। कौटिल्य एक तरफ तो कहते हैं कि टैक्स ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर राजा जनता के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएगा तो उससे राजा के प्रति जनता विद्रोह कर सकती है। और उन्होंने बहुत ही अच्छा सलाह देते हुए बोला था कि राजा को टैक्स हनी बी की तरह लेनी चाहिए। जैसे हनी बी के अंतर्गत फूल से हनी भौरे ले लेते हैं, लेकिन फूल का उतना नुकसान नहीं होता है और हनी भी बन जाती है। उसी प्रकार राजा को भी टैक्स ऐसे लेना चाहिए कि कोष भी भरता रहे, लेकिन जनता आर्थिक रूप से ज्यादा प्रभावित भी ना हो। एक प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान टैक्स सिस्टम भी इसी पर आधारित है। कौटिल्य का मानना था कि जो टैक्स है वो राज्य की आय का सबसे प्रमुख स्रोत है। कौटिल्य का मानना था कि राज्य के संचालन के लिए, राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके सैलरी के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कोष भरा होना चाहिए। और इसीलिए कौटिल्य ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सभी सेक्टर के विकास को आवश्यक माना था। और उनका मानना था कि जब तक अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर का विकास नहीं होगा, तब तक हम राज्य का विकास ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। लेकिन कौटिल्य कहते हैं कि जो लोक वित्त है, इससे राजा की इच्छा की पूर्ति करने के लिए नहीं है, बल्कि लोक वित्त से देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो, देश में रहने वाली प्रजा का विकास हो। राजा बस उसको विकास करने का एक माध्यम होना चाहिए, न कि लोक वित्त राजा की इच्छा पर खर्च होना चाहिए। और इसीलिए कौटिल्य ने टैक्सेज में फेयरनेस की बात की है। उन्होंने कहा है कि जब भी जो टैक्स सिस्टम हो वो बहुत ही फेयर होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को जो जिस योग्य है उससे टैक्स लिया भी जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति टैक्स में चोरी करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। इसके साथ कौटिल्य ने टैक्सेज में स्टेबिलिटी की भी बात की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आकस्मिक रूप से टैक्स में बहुत ही ज्यादा वृद्धि कर दी जाए, जिससे कि जनता के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ना लगे। इसलिए उन्होंने कहा कि टैक्स में एक स्टेबिलिटी होना चाहिए, जिससे कि राज्य की जनता के ऊपर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं हो। इसके साथ उन्होंने फिजिकल फेडरलिज्म की भी बात की है। उनका मानना था कि जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के बीच में आपस में टैक्सेस के लेकर एक सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी वस्तु पर एक राज्य में ज्यादा टैक्स है और किसी वस्तु में, उसी वस्तु को लेकर दूसरे राज्य में डिफरेंट टैक्स है। जब टैक्सेज में एक डिफरेंशिएशन होता है तो इससे एक राज्य कोई सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है तो वहीं दूसरा राज्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। वर्तमान समय में हम जिस जीएसटी की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो कहीं ना कहीं राज्यों के बीच में टैक्सेस को लेकर एक सामंजस्य स्थापित करने का ही प्रयास है। और इसमें यह निर्धारित किया गया है जाता है कि
एक ही वस्तु के ऊपर किसी दूसरे राज्य में अन्य कर या किसी अन्य राज्य में अन्य कर ना हो, बल्कि दोनों राज्यों में एक वस्तु को लेकर एक ही प्रकार की टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए। इसके साथ कौटिल्य ने हैवी टैक्सेशन का विरोध भी किया है। उन्होंने बोला है कि राजा को अवॉइड करना चाहिए हैवी टैक्सेशन से, क्योंकि जनता के ऊपर अगर ज्यादा कर लगा देंगे तो उससे जनता के पास ज्यादा पैसा नहीं होगा, और जब जनता के पास ज्यादा पैसा नहीं होता है तो उससे जनता की खरीदारी क्षमता प्रभावित होती है, और खरीदारी क्षमता प्रभावित होते ही जो राज्य के उद्योग हैं उसके ऊपर भी नकारात्मक असर पड़ता है और राज्य मंदी की स्थिति में जाने की ओर अग्रसर हो जाता है, जिससे कि राज्य को वित्तीय रूप से बहुत ही ज्यादा और राज्य में रहने वाली जनता को भी वित्तीय रूप से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए ही कौटिल्य ने हैवी टैक्सेशन का विरोध किया है। तो ये तो हो गया आप कौटिल्य का टैक्स पे क्या विचार था वो। अब आइए कौटिल्य ने गवर्नेंस को लेकर क्या विचार दिया है उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि हम वर्तमान समय भी एक प्रकार से गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये सारी चीजें कौटिल्य ने भी अपने विचारे में दिया था। गुड गवर्नेंस हो गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गई, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हो गई, इन सारी चीजों की बात कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। उन्होंने माना था कि राजा को त्वरित निर्णय लेने वाला होना चाहिए, राजा को अपनी प्रजा के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, और वो राजा को एज ए प्रशासक नहीं देखते हैं बल्कि एक सर्वेंट के रूप में, एक पेड वर्कर के रूप में देखने का मानते हैं कि आपको जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और आप जनता के सेवक हैं, न कि जनता के प्रशासक हैं। इसलिए कौटिल्य का मानना था कि राजा को हमेशा प्रजा के कल्याण के लिए ही सोचना चाहिए, गुड गवर्नेंस उसके मुख्य उद्देश्यों में होना चाहिए। तो जब जब राजा रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, एज ए अपने को मालिक नहीं बल्कि एज ए सर्वेंट के रूप में जनता की सेवा करने वाला सोचेगा, तो फिर जाकर राज्य की शासन व्यवस्था को सही प्रकार से संचालित किया जा सकता है। इसके साथ साथ कौटिल्य ने, जो कि सभी समाज व्यवस्था की एक बुराई है, चाहे वो आधुनिक राज्य व्यवस्था हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन हो, चाहे फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, सभी व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार पाया जाता है। और इसी कारण से कौटिल्य का मानना था कि भ्रष्टाचार सभी शासन व्यवस्था की एक मुख्य विशेषता के रूप में हम देखते हैं, और इस पर कौटिल्य ने बहुत ही ज्यादा विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया है। उनका मानना था कि भ्रष्टाचार को हम आसानी से समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मानना था कि जैसे मछली जल में रहती है और वह कब पानी पी लेती है कोई व्यक्ति देख नहीं पाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति शासन व्यवस्था में, प्रशासन व्यवस्था में शामिल होता है, वह कब भ्रष्टाचार कर लेता है उसका ज्यादा पता नहीं चल पाता है। इसलिए भ्रष्टाचार को वो एक बहुत मतलब एक ऐसा साधन मानता है कि जिसका सभी व्यवस्था में पाया ही जाता है। इसको रोकने के लिए कौटिल्य कहता है कि हम इसको जड़ से समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कम कर सकते हैं। और राजा को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसके अधिकारी या उसके जो मंत्री हैं
वो प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार जितना कम से कम करें उतना ज्यादा सही रहेगा। और इसको दूर करने के लिए कि किस प्रकार से प्रशासन में भ्रष्टाचार को कम किया जाए, उसके लिए उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था की बात की। कौटिल्य का मानना था कि स्वामी राज्य के मामले में किसी भी व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास ना करें, उसे पूरे राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा देना चाहिए, जिससे कि उसे पता चल सके कि कौन व्यक्ति भ्रष्टाचार की गतिविधियों में इन्वॉल्व है या कौन सी ऐसी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जिससे कि राज्य व्यवस्था सही प्रकार से संचालित ना हो पाए। तो गुप्तचरों को अपनी जानकारी देने के लिए उनका मानना था कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि बात गुप्त बनी रहे। जैसा कि हम पहले की व्यवस्थाओं में देखते हैं, उसी व्यवस्था को यहां पे भी वो लागू करने की बात करते हैं और कहते हैं कि संदेश लाने या ले जाने के लिए प्रशिक्षित कबूतरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। गुप्तचर, उनका मानना था कि गुप्तचर किसी भी वर्ग से बनाए जा सकते हैं। गुप्तचर से जिस प्रकार की कार्य की अपेक्षा हो उस कार्य में वह निपुण हो, क्योंकि एक ही वर्ग का व्यक्ति सभी प्रकार के कार्यों में निपुण नहीं हो सकता है। कौटिल्य एक विशेष प्रकार के गुप्तचरों की चर्चा भी करता है जिन्हें वह संतरी कहता है। मतलब एक राज्य की व्यवस्था को संचालित करने के लिए हर प्रकार के एक्टिविटी को कौटिल्य करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो संतरी होगा वह साधुओं एवं सन्यासियों का रूप लेकर जनता के बीच घूमते रहेंगे। जनता साधुओं पर बहुत ही विश्वास करती है, अतः उनसे वह अपने मन की बात कह देती है। और एक दूसरे प्रकार के गुप्तचर व निकटवर्ती राज्यों की शक्ति व क्षमता का आकलन करने के लिए भी उसको रखना चाहिए। वे मौका पाकर कहते हैं कि गुप्तचर ऐसे भी होना चाहिए कि अगर उनको मौका लगे तो वो शत्रुओं की हत्या भी कर दें। कौटिल्य कहता है कि गुप्तचरों को जनता के मत का पता लगाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाकर दो समूहों में बंट जाना चाहिए। उन्हें किसी बात पर खुली चर्चा प्रारंभ कर देनी चाहिए और जनता धीरे धीरे उनमें से किसी एक का पक्ष लेकर अपनी बात कहना प्रारंभ कर देगी और इस प्रकार गुप्तचरों को जनमत का पता चल जाएगा। तो प्रशासनिक व्यवस्था को सही प्रकार से संचालित करने के लिए कौटिल्य ने गुप्तचर प्रणाली को भी अपनाने की बात की है। कौटिल्य की हम तुलना आधुनिक युग के मैकियावेली के रूप में भी करते हैं। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक चिंतन में देखा जाए तो वही स्थान हम देते हैं जो मैकियावेली को पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में दिया जाता है। ऐसा मानते हैं कि दोनों ने राजनीति में अनैतिकता एवं मूल्य विहीनता को बढ़ावा दिया, पर ऐसा मानना उनके विचारों को एक प्रकार से सही प्रकार से नहीं समझने के कारण होता है। जहां तक मैकियावेली का सवाल है, उसने नैतिकता एवं अनैतिकता के विवाद से स्वयं को अलग रखा। उसे अनैतिक कहने की अपेक्षा गैर नैतिक कहना अधिक उचित होगा। उसका मानना था कि नीति शास्त्र एवं राजनीति दो अलग अलग गतिविधि के क्षेत्र हैं तथा एक क्षेत्र के नियम को दूसरे क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता। इस कारण वह अपने प्रिंस को यह सलाह देता है
कि जिससे कि राज्य को सुरक्षित एवं सुदृढ़ बनाया जा सके। कौटिल्य की तरह ही, मैकियावेली की तरह ही कौटिल्य भी राजा को वह सब करने की सलाह देता है जिससे राज्य की हित की पूर्ति हो सके, जिससे कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था सही प्रकार से संचालित हो सके। दोनों की यह विशेषता है कि वह समाज के वास्तविक व्यवहार को ईमानदारी पूर्वक स्वीकार करते हैं। कोई भी जो चिंतक होता है वो नकारात्मक चीजों से बचता है, लेकिन ये दोनों चिंतक इस बात को सहज रूप से स्वीकार करते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार पाया जाता है और उस भ्रष्टाचार को दूर करने का उपाय भी बताते हैं। मैकियावेली यहां तक कहता है कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को तो आसानी से भूल सकता है, पर पैतृक संपत्ति की हानि को आसानी से नहीं भूल सकता है। कौटिल्य भी कहता है कि जैसे जल में रहने वाली मछली को जल पीने से नहीं रोका जा सकता है, उसी प्रकार सरकारी अधिकारियों को सरकारी धन से कुछ अंश चुरा लेने से नहीं रोका जा सकता है। मैकियावेली अपने प्रिंस को यहां तक सलाह देता है कि वह अच्छा बनने की अपेक्षा अच्छा दिखने का प्रयास करे। कौटिल्य तो दूतों से भी आशा तक रखता है कि वह मौका पाकर शत्रु राजा का वध कर दे। ये जो सारे विचार हैं, ये कहीं न कहीं इन दोनों विचारकों का व्यवहार में एक प्रकार से बल देने पर ज्यादा सहज दिखते हैं। ये सिद्धांत में जाने के बजाय व्यवहार में ज्यादा मदद करते हैं। और इसके पीछे कारण ये कोई सिद्धांतकार नहीं है, बल्कि दोनों के पास राजनीति का व्यवहारिक ज्ञान था। लेकिन अगर हम सूक्ष्मता से इन दोनों की तुलना करें तो हम मैकियावेली ने धर्म और राजनीति के बंधनों से पूर्णतः मुक्त कर दिया था और यहां तक कहता था कि पिता को धर्म का प्रयोग राजनीति एवं राज्य के हित में करना चाहिए था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कौटिल्य के विचारों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।